Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। यस, आज हम लोगों का जो चैप्टर है गद्य भाग का फर्स्ट चैप्टर है हमारा। कौन सा? प्रेमचंद। प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास, कहानी, निबंध आदि लिखे हैं और ज़्यादातर उनका जो गद्य भाग है वो नीति विषयक मूल्यों पर आधारित है। नीति विषयों मूल्यों पर आधारित है। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। और इस कहानी में ये जो आपकी है दो बैलों की कथा कहानी है, गद्य भाग का फर्स्ट चैप्टर है। इस कहानी के अंतर्गत उन्होंने क्या बताया है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, यानी कृषि प्रधान देश है। और इस पाठ के अंतर्गत भी उन्होंने जो कृषक समाज है और पशुओं के साथ में मनुष्य के जो आंतरिक जो भावना होती है, उनसे कितने आंतरिक भावना से कैसे जुड़े होते हैं, क्या लगाव होता है उनके साथ रहने से, इस सारी बातों का वर्णन इस कहानी के द्वारा पता चलेगा हमको। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्रेमचंद का लेखक परिचय। दिख रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. प्रेमचंद का जन्म मैंने आपको बताया। पहले सबसे पहले हम कहानी या जो भी चैप्टर होता है उसका नाम याद होता है, तो नाम है हमारा दो बैलों की कथा। और सेकंड नंबर पे जो चीज हमें याद करने की वो होती है उसका लेखक या कवि। यहाँ पर हमारा लेखक है प्रेमचंद। क्लियर? दो बात समझ में आ गई। तीसरी बात मैंने समझाई Yes, थी, ma'am. हमें पता होना चाहिए कि लेखक का जो जन्म क्या है और मृत्यु क्या है। साथ में जो लेखक हैं उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, उन सारी बातों का वर्णन हम कवि परिचय के अंतर्गत पढ़ते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1980 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम था धनपत राय। अगर हम आपसे पूछे कि प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो क्या था, क्या नाम है मूलचंद का? धनपत राय। धनपत राय। गणपत राय। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता। अभाव का मतलब कमी, यानी पैसों की उस समय काफी किल्लत रहती थी, कमी रहती थी, तो प्रेमचंद का जीवन भी अभाव में बीता। और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। बीए मतलब जो आप कॉलेज पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वो बीए के नाम से वहाँ है। बीए तक ही हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग ले। असहयोग आंदोलन पता है, गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो उस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं था और उस समय हमारे देश को स्वतंत्र करवाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनमें से गांधी जी का नाम भी हम जानते हैं और जिन्होंने असहयोग आंदोलन भी किया था। इस असहयोग आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी पर से भी त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देना मतलब रेजिग्नेशन देना, छोड़ देना नौकरी को। किसके लिए? केवल हमारे देश के लिए। जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था उसमें भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया था। आगे हैं और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए थे। लेखन कार्य के प्रति मतलब उनका कार्य लिखने का है। तो अब देखिए, ऐसे एक आंदोलन में भी लेखन कार्य क्या होता है कि लोगों को अपनी कविताओं, अपने लेखन के द्वारा प्रभावित किया जाता था। उनमें जोश, उनको देश के प्रति जो हमारा समर्पण होने की भावना है वो अपनी लेखक के द्वारा बताई जाती थी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लेखक जो देश के लोग थे उसको पढ़ करके देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में उनका साथ दे। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। यानी इनका जन्म कब हुआ? हमारा 1880 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हो गई 1936 में। तो चैप्टर में आप जहाँ लेखक का नाम लिखोगे वहीं उनका जन्म और मृत्यु दोनों डाल दीजिए। प्रेमचंद की कहानियां, अब कहानियां कौन कौन सी उनकी? मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। मानसरोवर नामक जो कहानी है उनको 8 भागों में डिवाइड किया गया है। और सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने अभी हमने प्रेमचंद के फटे जूते पढ़े थे, याद है चैप्टर?
यस मैम। याद आया? यस मैम। हाँ, तो ये उन्हीं जिनकी फोटो के ऊपर इतनी चर्चा करी थी, किसने करी थी? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने। हरिशंकर परसाई ने हमारे इन्हीं प्रेमचंद की फोटो के बारे में चर्चा करके प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध जो लिखा था, तो वहां पर आपको मैंने ये बताया था कि कुछ कहानियों की चर्चा हुई थी। उसमें से देखो ये रही गोदान, निर्मला, गमन, ये सारी कहानियों के नाम हैं। तो ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया। पत्रिकाओं का जैसे न्यूज़पेपर जिसको बोलते हैं, उनका भी संपादन किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति कथा साहित्य में मिलती है। मतलब जैसा वो जीवन जी रहे थे, उन सब का वर्णन उन्होंने अपने लेखन में किया है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि की रचनाओं के मूल विषय। उस समय क्या जो स्त्रियों का भी इतना स्वतंत्रता नहीं थी, उनके हर काम पे रोक टोक किया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता, तो ये सारी चीजें इस उन्होंने अपने लेखन में बताई है। प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत ही व्यापक है, मतलब विस्तृत है, और उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। और बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधी और संक्षेप में कहना प्रेमचंद की लेखन का मुख्य विशेषता रही है। यानी कि अपनी कितनी भी बात हो, कैसे भी विषय रहे हो, गंभीर विषय रहे हो, उन गंभीर विषयों को भी उन्होंने अपने सीधे और सरल भाषा के द्वारा लोगों तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को उसको समझने में आसानी रही। तो इनकी विशेषता रही है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। ये हो गया हमारा पाठ परिचय। यानी उन्होंने, अब पाठ परिचय में हमने क्या याद कर लिया? उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए अपने जो सरकारी नौकरी थी उस पर भी से त्याग पत्र दे दिया। इसके साथ में उन्होंने जो नीति विषयक मूल्य थे उनको लेकर के लिखा, और काफ़ी पत्रिकाएं, उनकी कहानी, उनकी जितनी भी कृतियां, उन सब का अपन वर्णन करेंगे। उनकी भाषा शैली कैसी थी, किन शब्दों का प्रयोग करते थे, वो सारा हमारा पाठ परिचय के अंतर्गत आता है। यहाँ तक हमने कवि परिचय किया। अब आता है हमारा पाठ परिचय। पाठ परिचय का मतलब है कि जो पाठ आपको दिया जा रहा है, जो चैप्टर दिया जा रहा है, उसके अंतर्गत आपको क्या बताया जा रहा है, ये चैप्टर क्यों लिखा गया है, किस पर आधारित है, ये सारा हमारा पाठ परिचय के अंतर्गत आता है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है, और इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए हमें बार बार प्रयत्न या संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही यह कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश, हितोपदेश का मतलब होता है आप किसी के हित में उसको उपदेश दे रहे हैं, यानी अगर मैं आपको कोई ज्ञान दे रही हूँ, कोई उपदेश दे रही हूँ, तो उसके पीछे क्या है, आपका भलाई है, तो उसको बोलते हैं हितोपदेश की कथा, परंपरा का उपयोग और विकास किया है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि जो हमारा जो समाज है, भारतीय समाज है, वो कृषक प्रधान देश है, और इस पाठ के अंतर्गत भी जो कृषक समाज है उसके बारे में थोड़ी चर्चा की है, और हमारा उन जो पशु हैं उनके प्रति क्या आत्मीय भाव रहता है, उन सब का भी वर्णन इस कहानी के माध्यम से बताया है। क्लियर हो गया यहाँ तक? लेखक परिचय और पाठ परिचय समझ में आ गया आपको? यस मैम। चलिए आगे देखिए। कहानी कुछ इस तरह से, दो बैलों की कथा। इस कहानी के अंतर्गत एक झूरी नाम का किसान है, एक व्यक्ति है जिसका नाम झूरी है, और उसके दो बैल हैं, और उन दोनों बैलों का नाम, एक का नाम हीरा और एक का नाम मोती है। जो झूरी है वो अपने बैलों से बहुत प्रेम करता है, उनकी बहुत देखभाल करता है, उनका ध्यान रखता है, लेकिन जो दोनों बैल हैं हीरा और मोती, उन लोगों में भी बहुत आत्मीयता है, एक दूसरे के बिना वो भी नहीं रह सकते, दोनों बैलों में भी काफ़ी प्रेम है। उनके साथ क्या क्या हुआ वो इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है।
हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। देखिए, दो चीज़ यहाँ पर है ये कि जानवरों में सबसे ज़्यादा, क्योंकि गधा क्या होता है, बहुत चंचल स्वभाव का नहीं होता है, बहुत शांत स्वभाव का माना जाता है। तो आपने देखा होगा कि हम लोग जब कोई व्यक्ति बहुत चुपचाप बैठा होता है, बोलता नहीं है, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, तो कई बार हम बोलने में हम लोग कहते हैं बिल्कुल गधा ही है ये तो ये हमारा मानना है कि मतलब जो चुपचाप बैठा है, बोल चाल नहीं रहा, उसे गधे की उपाधि दी जाती है। यहाँ कह रहे हैं कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, यानी उसमें बुद्धि नहीं होती, कोई चंचलता नहीं होती, कोई एक्टिवनेस नहीं होती, इसलिए उसको गधा माना जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन और उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे यह पदवी दे दी गई है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कम बोल रहा है तो उसको गधा बोलना उचित है या नहीं। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। देखो, गाय सींग मारती है ना, अगर आप उसके पास जाओगे तो वो सींग दिखाएगी, लेकिन गधे के पास कोई सींग नहीं होता। तो लोग किससे डरेंगे? गाय से डरेंगे, गधे से कोई नहीं डरता कि तो सीधा साधा आदमी, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ का है ब्याई हुई गाय। ब्याई हुई का गाय का मतलब होता है जिस गाय ने अभी अभी बछड़े को या बछड़ी को जन्म दिया हो। तो अनायास ही सिंघनी, सिंघनी का मतलब होता है शेरनी। शेरनी इसलिए कहा है कि जब गाय के बच्चा होता है तो अगर आप उसको छूते हैं या उसके पास जाते हैं तो वो आपको और खतरनाक रूप धारण कर लेती है गाय। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि वो सिंघनी का रूप यानी शेरनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना होगा। जो जितना सीधा व्यक्ति होता होगा उसको आप मारो, उसको डांटो, उसको कुछ अपशब्द बोल दो, उसको खाने को दो या मत दो, कुछ भी करो, लेकिन वो क्या होगा, आपसे नाराज नहीं होगा, मतलब वो गुस्सा नहीं करेगा। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो बहुत संतोषी जीव है। कौन है संतोषी जीव? गधा। गधा। हाँ, आगे है, वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो। कुलेल का मतलब समझते हो? बैसाख के महीने में आपने गधों को रेंगते हुए, कुलेल का मतलब होता है रेंगना, जो ढेंचू ढेंचू की आवाज वो करता है वो होता है कुलेल। शब्द कहा गया है कि बैसाख के महीने में जो गधा है वो एक को आध बार क्या कर लेता है, रेंगता रहता है, पर हमने तो कभी उसे खुश होते हुए नहीं देखा। अब इसका मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा सबका जो फेस एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, किसी किसी को चेहरा अगर वो गुस्से में नहीं भी हो ना तो वो ऐसा लगता है बहुत गुस्से वाला चेहरा है उसका। किसी किसी का हम फेस देखते हैं, आप मान लीजिए अपनी क्लास में ले लो, अपने परिवार के लोगों में ले लो, जो आपके घर के 5 मेंबर उनको ले लो, किसी किसी का फेस हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखेगा, हंसता हुआ दिखेगा, किसी का फेस हमेशा दुखी, परेशान, हैरान। वो खुश भी होगा ना तो उसका फेस देख करके आप कह नहीं सकते वो इंसान खुश है। तो वैसे ही गधे के लिए बताया गया है कि वह कभी भी उसे खुश होते हुए नहीं देखा होगा। उसके चेहरे पर एक विषाद उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद यानी होता है दुख यानी परेशानी, यानी बहुत ज्यादा टेंशन में। कि गधे का अगर आप फेस देखोगे तो आप हमेशा ऐसा लगेगा बहुत चिंता मग्न है, बहुत बड़ा बोझ उसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो ऐसा उसका फेस देख के लगता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते हुए नहीं देखा होगा। वो कभी भी कैसे भी स्थिति हो लेकिन हमेशा कभी मुस्कुराते हुए गधे को हमने नहीं देखा होगा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच जाते हैं। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं पराकाष्ठा तक पहुंच जाने का मतलब होता है जिस प्रकार से ऋषि मुनि किसी भी परिस्थिति में समान भाव रखते हैं फेस पर, कभी वो खुश में सुख में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते, एक समानता का भाव उनके चेहरे पर रहता है। ठीक उसी प्रकार गधे के चेहरे पर भी समानता का भाव रहता है, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा होगा। कदाचित सीधापन संसार के लिए
उपयुक्त नहीं है, या इसलिए हम कहते हैं कि हमें जो है कि गधे बनकर नहीं जीना चाहिए, हमें क्या स्मार्ट वर्क करना चाहिए, घोड़ा वर्क। गधा और घोड़े में जो डिफरेंस है वो यही है कि गधा क्या रहता है, हमेशा वजन से लदा रहता है, घोड़ा हमेशा दौड़ता हुआ स्फूर्तिवान रहता है, चंचलता रहती है उसमें। तो यहाँ पर बताया गया है कि सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों का अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है कि जो लोग यहाँ से काम करने के लिए वहाँ जाते हैं तो उनकी दूसरे देश में क्या दुर्दशा होती है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। कुछ समय का मतलब होता है बुरे समय के लिए बचा करके रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी भी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा लेते मतलब जो तकलीफ है उसको अपने अंदर रख लेते हैं, बाहर दिखाते नहीं है, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन में आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं तो शायद सभ्य कहलाते हैं। यानी कि जितना आपको कोई दबाएगा आप उतने दबते चले जाओगे। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने हमें संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गण्य मतलब होता है गिनने योग्य, जिसको काउंट किया जा सके। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जिसे हम कम ही गधा, और वह है बैल। गधे का छोटा भाई बैल बताया गया। जैसे गधा एकदम शांत स्वभाव का, लेकिन बैल तो बहुत खूंखार होता है, लेकिन वो भी हमेशा उसको गधे के भाई के रूप में लिया गया है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया का ताऊ का भी प्रयोग करते हैं, मतलब बछिए के ताऊ के नाम से उसको जानते हैं। किसको? बैल को। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल बैल भी हमने देखने को आता है। आपने भी देखा होगा, वैसे बैल किसी को कुछ कहता नहीं है, लेकिन अभी कभी उसके सामने चले जाओ और उसके दिमाग में आ जाए तो वो इतना खूंखार हो जाता है कि उससे बचना मुश्किल हो जाता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से थोड़ा सा नीचे है, यानी गधा ज्यादा मूर्ख बताया जाता है, बैल को थोड़ा कम मूर्ख बताया जाता है। अब देखिए यहाँ से कहानी क्या बता रहे हैं। उस दोनों बैलों की कथा शुरू होती है। झूरी मैंने बताया था किसान है, उस झूरी नाम के किसान के 2 बैल हैं। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे, और हीरा और मोती। बेटा टाइम थोड़ा सा देख लेना, 11 बजे तक का है आपका। 9 बजे 11 नहीं, 8:30 से 9-10 तक है। 9-10 तक है, ओके बता देना मुझे। मैम 9 हो गए। कितना हो गया? 9 मैम 10 मिनट्स हैं। मैम 9 हो गए। अच्छा ठीक है, ओके बेटा बोल देना। दोनों परछाई जाति के थे। परछाई जाति मतलब बैलों की भी जो जातियां होती है ना, जितने भी एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी अलग अलग जातियां और प्रजातियां होती हैं। जैसे फूलों के, गुलाब के फूल भी अलग अलग प्रजाति के होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हर एक की अपनी जाति होती है। तो वो परछाई जाति के बैल थे। जैसे गाय है, गाय की भी अलग अलग प्रजाति होती है। देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। ढील में ऊंचे का मतलब होते हैं बहुत ऊंचे तगड़े, उसकी दिखने में शरीर उनका ऐसा था। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा, भाईचारे का मतलब होता है यहाँ पर दोनों में काफी प्रेम हो गया। किन दोनों में प्रेम हो गया था? बैलों, हीरा मोती में। हीरे और मोती। हाँ, भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा में विचार विनिमय का मतलब होता है, मूक यानी होते चुपचाप, साइलेंट होकर के, और विचार विनिमय मतलब Yes, होता है कि मतलब मैं क्या कह रही हूँ और आप क्या सुन पा रहे हो। कई बार होता है ना कि हम कहीं भीड़ में होते हैं और हमको कहीं कुछ कहना होता है, तो इशारे से मम्मी आपकी बात आपको बिना बोले सबके सामने आंखों से कह देती है कि हाँ भाई अब तुम जाओ, नहीं अब तुम खाना खा लो, नहीं अब तुम सो जाओ, नहीं तुम अब उनको मना कर दो उस काम के लिए, या हम आपस में एक दूसरे से करते हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है मूक भाषा। और विचार विनिमय का मतलब होता है कि अपनी बात एक दूसरे से शेयर करना। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। आगे है, एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। कौन समझ जाते थे? बैल आपस में एक दूसरे की बात किस तरह से समझ जाते थे वो हमें नहीं पता।
अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे, गुप्त यानी होती है जो चीज छुपी हुई होती है उसको गुप्त बोलते हैं, गुप्त शक्ति थी जिनसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। वंचित उससे मतलब दूर है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। आपने देखा होगा कि जानवर, गाय भी जैसे क्या होता है, जब गाय को अपने बछड़े पर प्यार आता है तो वो जीभ से उसको चाटती रहती है, तो यानी कि वो अपना प्यार अपने बच्चे के प्रति दिखा रही है। तो वैसे ही जब बैल एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो एक दूसरे को चाटकर या सूंघकर अपना प्रेम एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। ये जैसे आप गौशाला में जाओगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, या अपने आसपास कभी देखा होगा। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, मतलब केवल प्रेम के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी कुछ हल्की सी रहती है। देखिए, जब हम आपका कोई खास फ्रेंड आपको मिलते हैं, जैसे अभी स्कूल खुले, आप अपने फ्रेंड से मिले, तो आपके चेहरे पे एक चमक दिखती है, एक खुशी दिखती है, एक हंसी दिखती है और एक चंचलता दिखती है। ठीक उसी प्रकार से जो दोनों बैल थे आपस में एक दूसरे से मिलकर के, उनमें ऐसा लगता था कि वो बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत आत्मीयता के, मतलब दिल से, अंदर से, आत्मा से एक दूसरे से मिल रहे हैं। जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत लिए जाते थे और गर्दन हिला हिलाकर चलते थे, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। आपने ये एग्जाम्पल ये बता रही हूँ कि जब हम खेतों की जुताई करते हैं और दोनों बैलों को हल में लगाया जाता है, तो एक लकड़ी का जो डंडा सा होता है वो बैलों के ऊपर लगाया जाता है, उनकी गर्दन के ऊपर लगाया जाता है, और इसके बाद में खेत की जुताई शुरू हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि उन लोगों में, दोनों बैलों में इतना प्रेम था कि जब खेत की जुताई होती थी तो उनको ये लगता था कि मैं थोड़ा वजन मैं ज्यादा ले लूं, उसके पास थोड़ा वजन कम हो। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए आप स्टेशन पे जा रहे हैं, बहुत सारे सूटकेस या सामान है, तो आपके पापा सोचेंगे कि आपकी मम्मी के पास वजन ज्यादा नहीं उठाना पड़े, आपकी मम्मी सोचेगी मेरे बच्चे को ज्यादा वजन नहीं उठाना पड़े। तो हम वो कब होते हैं, क्योंकि हमारा आपस में एक दूसरे से लगाव होता है, प्रेम होता है। वरना स्टेशन पे इतने लोग वजन लेके चल रहे हैं, क्या हम सबका वजन उठाते नहीं। लेकिन अगर हमें आपस में प्रेम है तो हम सोचेंगे नहीं मम्मा मुझे दे दो, आप इतना वजन लेके मत चलो, या पापा बोलेंगे बेटा आप रहने दो, मुझे दे दो, आप आराम से चलो। तो इसी तरह से उन बैलों में भी आपस में प्रेम था, और उस प्रेम के कारण जब हल चलाते थे तो वो सोचते थे लकड़ी का ज्यादा से ज्यादा वजन मैं अपने ऊपर ले लूं। आगे है, दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर चूट कर अपनी थकान मिटा लेते थे। यानी जैसे कि हम किसी थकान से लौट कर आकर के आप एक दूसरे से पूछते हैं आप कैसा लग रहा है, लो पानी पी लो, ये खाना खा लो। तो बैल किस तरह से अपनी थकान और अपना दर्द एक दूसरे को बताते थे, एक दूसरे को चाट करके अपनी थकान को मिटा लेते। जैसे कि ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप बीमार होते हैं या थके होते हैं और आपकी मम्मी या आपका कोई बड़ा, आपकी दादी, आपकी बड़ी बहन आपके सिर पर प्यार से जब हाथ फेरती है तो आपको लगता है कि मेरी थकान थोड़ी सी कम हो गई। ठीक उसी प्रकार से वे दोनों बैल अपनी थकान को दूर करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते और साथ नाद में मुंह डालते थे और साथ ही बैठते थे। नाद होता है जो गायों और बैलों के लिए एक छोटी सी जगह बनाई जाती है, एक छोटी सी बाउंड्री बना दी जाती है, उसके अंदर चारा या भूसा डाल दिया जाता है उनके खाने के लिए, उसे बोलते हैं नाद। तो जब खली भूसा उनको डाला जाता था तो दोनों साथ में उठते थे और मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता, यानी एक ने खाना बंद कर दिया तो दूसरा भी खाना बंद कर देता था। यानी उन दोनों में इतना ज्यादा प्रेम था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गौई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया है, अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। गोई जो यहाँ पर है
साले का नाम है। हाँ, गोई साला समझते हो ना, यानी कि जो झूरी था उसकी पत्नी का भाई, उसके पत्नी के भाई को उन्होंने दोनों बैलों को बेच दिया, मतलब ले जाने दिया, या तो सॉरी बेचा नहीं, मतलब उसको भेज रहे थे, तो दोनों बैल आपस में ये बात कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि शायद हमको बेच दिया हो, हमारे बदले में उनको वहाँ पर पैसा मिल गया हो। लेकिन ये बात झूरी को, हाँ मैम उसके गोई साले तो शायद बैलों को बोला जा रहा है। यहाँ पर एक सेकंड रुको। मैम उसके साले का नाम तो आपने गया बताया था। मैम देखो, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दोनों तो कुछ पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में, अच्छा गोई शब्द होगा या जगह का नाम होगा, ठीक है, क्योंकि देखो मैम बैलों को बोला हो गया तो साथ में। नहीं नहीं, गोई कोई गांव या जगह का नाम होगा। कौन जाने वह झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अभी आगे पता चलेगा। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं मैम भागते। शब्दार्थ में गोई का मतलब जोड़ी लिख रखा है। जोड़ी, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। तो हाँ, यह कंफ्यूजन था, तो Yes, ma'am. दोनों जोड़ी के लिए आया है। दांतों पसीना आ गया, और पीछे क्योंकि वो जो बैल थे वो किसका कहना मानते थे, झूरी का कहना मानते थे। लेकिन अब जब नया मालिक मिल जाता है, देखो आप जैसे एक टीचर के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो पढ़ने में, समझने में, उसको क्या कहना चाह रही है, टीचर क्या सुनना चाह रहा है, तो लेकिन जब नया आता है तो उसको समझने में, एडजस्ट होने में थोड़ा सा हमको समय लगता है। ठीक उसी प्रकार से उसका नया जब मालिक आ गया, क्योंकि बैल वहां से जाना भी नहीं चाहते थे, पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़ करके आगे से खींचता, दोनों पीछे की ओर जाते। इतना लेट कौन है है? मैम 1 मिनट ही बचे है। ओके, बस Yes, ma'am. ये पैराग्राफ करवा देती हूँ। हाँकते तो दोनों दाएं बाएं भागते, और पगड़िया पकड़ करके आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोड़ लगाते, मारता तो दोनों सींग के नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी की होती तो झूरे से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, यानी उनको वहां से जाना अच्छा नहीं लग रहा था, और वो उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहा था। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। ये शायद शब्द हो रहे हैं बैलों की तरफ से। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम करा लेते, लेकिन हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत भी नहीं की थी। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ में क्यों बेच दिया? क्योंकि वो जो स्वभाव से गया जो था, वो स्वभाव से बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था, तो उसको हम टाइम हो गया। हाँ, बैल को जब ले जाने का था तो वो ठीक उससे Yes, पता चल ma'am. गया कि उनका स्वभाव कैसा है। ठीक है, आगे संध्या समय से हम कल करेंगे। ओके मैम, परसों बाय Okay, मैम। ओके, थैंक यू बेटा, बाय मैम। बाय बेटा।